हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस लेक्चर में हम बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। कोई सा भी चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और फील्ड का मतलब होता है रीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखी, अभी इस डेफिनेशन का मतलब भी समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब रीजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर चार्ज हमारे पास है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। कोई भी जो चार्ज होता है ना, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर देता है। अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक रीजन क्रिएट कर देगा। कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर देता है। अब इसी रीजन को क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल रहे हैं। इसने अपने चारों तरफ क्या किया है बच्चों? एक रीजन क्रिएट कर दिया है। और ये रीजन इसने क्यों क्रिएट किया है? ये रीजन, इस रीजन को क्रिएट करने का फायदा क्या है? देखो, इसने रीजन इसलिए क्रिएट किया है, अगर हम कोई दूसरा चार्ज इस रीजन के अंदर आ जाता है, मान लो कोई एक दूसरा चार्ज यहां पे आ गया, ये क्यू नॉट, कोई दूसरा चार्ज यहां पे आ गया, गलती से आ गया, तो जैसे ये आएगा ना, तो ये जो चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, इसे मैं सोर्स चार्ज नाम दे रहा हूं, जिसने अपना ये फील्ड यहां पे बना रखा था, ये सोर्स चार्ज इस फील्ड की मदद से इस चार्ज को जो है ना, ये जो यहां पे प्लेस कर रखा है ये चार्ज, इसे डिटेक्ट कर लेता है। इस सोर्स चार्ज को पता चल जाता है कि उसके फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया है। जैसे ही वो इसे डिटेक्ट करता है, तो ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगाने लग जाता है। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दो, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा ऐसे। और अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो देन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव होगा, सेम नेचर के चार्ज होंगे दोनों के दोनों, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर देता है, एक रीजन क्रिएट कर देता है। और उस रीजन के अंदर आप अगर कोई भी दूसरा चार्ज अगर प्लेस कर देते हो, तो वो चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्ज क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। इसने फोर्स इसलिए फील किया क्योंकि ये जो चार्ज है किसी दूसरे फील्ड के अंदर एंटर कर रखा था। इसने, इस चार्ज ने, ये चार्ज है किसी दूसरे फील्ड के अंदर इसे प्लेस किया गया था, इसीलिए ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब देखो, इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन होता है। ये रीजन हमने बना रखा है। अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। वो ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। अब उसे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इफ अनदर चार्ज इज ब्राउट इनटू द फील्ड, अगर हम किसी दूसरे चार्ज को यहां इस फील्ड में रख दे तो देन हमें पता चलता है कि यहां पे कोई फील्ड जो है बना हुआ था, पहले से कोई फील्ड बना हुआ था, इसीलिए तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? जब हम कोई भी चार्ज को आप कहीं पे रख रहे हो और उसमें अगर कोई मूवमेंट आ जा रही है, वो कोई फोर्स फील कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे किसी दूसरे चार्ज का फील्ड पहले से ही मौजूद था, इसीलिए उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ एक फील्ड बना दे रहा है ना, इस तरीके से ऐसे फील्ड बना दे रहा है। अब ये फील्ड को प्लॉट कैसे किया जाएगा वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये फील्ड इसने बना दी। अब नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा भाई, नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा? ये भी अपने चारों तरफ फील्ड बना देगा। ये भी तो अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा जैसे पॉजिटिव ने बनाई। ठीक है, अब इस फील्ड को प्लॉट कैसे करेंगे? देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसका जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दिस चार्ज। ठीक है, अब देखो कैसे उसे बनाया जाएगा, फील्ड को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। देखो, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे बनाना है, ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से बनाएंगे।
रेडियली आउटवर्ड आपको फील्ड को ऐसे दिखाना है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, बस ऐसे समझ लो, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां से अगर चार्ज निकल रहा है तो यहां चार्ज क्या करेगा, यहां जो फील्ड बनाओगे वो कैसे बनाओगे, ऐसे इस तरफ बनाओगे, ठीक है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसे हम रेडियली इनवर्ड दिखाएंगे, ऐसे इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और वो फाइनली कहां पहुंच रही है, इस नेगेटिव चार्ज में पहुंच रही है, तभी तो ये इनवर्ड दिखा रखा है। अब देखो इसे थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी पढ़ेंगे अभी हम, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखा रही है, मान लो ये आपका ईस्ट है, ये वाला रीजन आपका ईस्ट है, ये वाला रीजन आपका मान लो वेस्ट है, ये वाला रीजन वेस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो बच्चों मैं देखो, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये वाला रीजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। ये वाला रीजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, आउटवर्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है, निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी। तो यहां से यहां से ये क्या हो रही है, यहां ये सोर्स है उसका, ये वाला यहां से बाहर निकल रही हो। तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला जो रीजन है इसे हम पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करेंगे, इस वाले रीजन को। और यहां ये एंटर कर रही हैं, इस जगह एंटर कर रही है, तो इस वाले रीजन को हम नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, निकल रही है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और यहां नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है, तो यहां नेगेटिव चार्ज में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है, मान लो अब ऐसे दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इधर दिखा दी, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाला जो रीजन है ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो बच्चों ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, ऐसे फील्ड बना दे रहा है, ऐसे चारों तरफ फील्ड बना बना दे रहा है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ ये कोई पी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी कुछ फील्ड होगा इसका, और ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी कुछ फील्ड होगा। जैसे इसने ये फील्ड बना दी थी ना, अपने चारों तरफ ऐसे फील्ड बना दी थी। तो यहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, यहाँ पे भी फील्ड होगा। बच्चों जैसे जैसे ये पी पॉइंट जो है इस क्यू चार्ज के नज़दीक है, क्लोज है, और ये वाला क्यू पॉइंट जो है इस क्यू चार्ज से दूर है, तो जैसे जैसे हम दूर दूर जाते रहेंगे फील्ड जो है वीक होने लगता है, ठीक है। इस चार्ज का जो फील्ड है वो वीक वीक होने लगेगा। तो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, और इस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा था जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगा। इस क्यू पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे बाहर की तरफ आप दिखाओगे। अब जैसे मान लो ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इस पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ऐसे इनवर्ड था ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे ऐसे इनवर्ड होगा, ऐसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। उसी तरीके से इस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनवर्ड होगा। तो जैसे जैसे हम पॉइंट दूर दूर लेते रहेंगे ना, दूर दूर कंसिडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक वीक होता रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी वीक आएगा। तो अब हम मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, वीक होती रहेगी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन होगा, उस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, मतलब उसका स्ट्रेंथ बताना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ फील्ड बना देता है ना,
बस उस फील्ड को ही अब हमें कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये मान लो ये पी पॉइंट है। उसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं तो वहां पे कुछ और होगा, दूसरा पॉइंट लूंगा तो वहां पे कुछ और होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर 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 जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वीक होती रहेगी। लेकिन अभी हम फिलहाल चलो इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो बच्चों इतना तो हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक, ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होगी इस पी पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इस तरफ होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये जो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस कर देना है। सबसे पहला काम यही करेंगे। देन लिखा गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो मेथड है कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो वहां पे बस एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दो। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है, पहले इस टेस्ट चार्ज के बारे में बताता हूँ कि टेस्ट चार्ज की खूबी क्या होती है, क्यों इसे टेस्ट चार्ज बोल रहा है, टेस्ट चार्ज होता क्या है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज के बारे में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, ओके। फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, तो जो टेस्ट चार्ज होता है आपका, उसका जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज एन इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल चार्ज। ये बहुत ही इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल चार्ज का मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतने छोटे चार्ज की यहां पे बात हो रही है। वैसे बच्चों सबसे छोटा जो चार्ज होता है ना वो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिलहाल क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो जो हम बहुत छोटे से टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू इतनी भी हो सकती है। जनरली बताया नहीं जाता, जनरली टीचर्स नहीं बताते इसके बारे में, क्योंकि लेकिन समटाइम्स कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू पूछता है तो आपको इतनी ही वैल्यू बतानी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी सुन लीजिए। तो इट इज एन इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल चार्ज होना चाहिए सो दैट इट अफेक्ट लीस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। देखो बच्चों होता क्या है, इस लाइन का मतलब क्या भी बताता हूं। जैसे ये सोर्स चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ यहाँ पे फील्ड बना दिया है। अब अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हमने क्या किया, ये डेफिनेशन कह रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें इंटेंसिटी पता करना है तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दीजिए। अब ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए छोटा, क्योंकि जब हम किसी चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये चार्ज भी तो अपना फील्ड बनाने लग जाएगा, ये चार्ज भी तो अपना फील्ड बनाने लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा चार्ज रख दूंगा तो वो बड़ा चार्ज बड़ा फील्ड बना देगा, और वो फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत ही छोटे से भी छोटा, जो बिल्कुल आंखों से भी ना दिखाई दे, इतना छोटा चार्ज, जितना ये पॉइंट है ना, मतलब इस पॉइंट के अंदर मान लो लाखों चार्ज आ जाएंगे इसके अंदर, इतना छोटा चार्ज है। इस पॉइंट के अंदर जो है लाखों करोड़ों, लाखों मतलब इतने छोटे छोटे क्या आ जाएंगे आपके, ये टेस्ट चार्ज आ जाएंगे। इतना छोटा चार्ज है क्योंकि हमें इस पी पॉइंट पे निकालना है। तो इस चार्ज का जो फील्ड होगा ना वो भी बहुत छोटा होगा, इस चार्ज का भी जो फील्ड होगा वो भी बहुत फील्ड छोटा होगा, और वो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कम से कम इफेक्ट डालेगा उस पर। लिखा है ना, सो दैट इट अफेक्ट लीस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। देखो इसका भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपैरिजन में, पर ये इतना छोटा चार्ज है कि इसका जो फील्ड है इसके फील्ड में बहुत कम, ना के बराबर इफेक्ट डालेगा। इट अफेक्ट लीस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो है इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लेस कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। जनरली बुक में से पॉजिटिव ही बताया गया है टेस्ट चार्ज को कि आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो ये जो E इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है बच्चों, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, F/Q0 होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो आपको एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर देना है, और उस टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, भाई इस टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी फील्ड के अंदर रख देंगे तो इस टेस्ट चार्ज पे भी क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी ना, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी इस टेस्ट चार्ज में, इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये F/Q0 है,
ये तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट भी होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट भी होता है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इस तरीके से तो आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइंड है। इसे कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ पे ऐसे भी आता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लिमिट भी लगा हुआ है, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब ये जो क्यू नॉट जो पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, टेस्ट चार्ज जो हमने प्लेस कर रखा है, टेंड्स टू जीरो का मतलब ये बहुत छोटा होना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज होनी चाहिए, जीरो के बहुत क्लोज होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक वैल्यू बताई थी, कि इस क्यू नॉट की वैल्यू ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना, इतनी हो सकती है, ठीक है, इतनी ही होती है। जनरली टीचर्स नहीं बताएंगे आपको कि इतनी होती है, पर इतनी ही होती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होती है। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ 1.6 को, ये 10⁻⁻19 है, तो ये डिवाइडेड इसे ऐसे लिखा जा सकता है 10⁻19। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻19 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतने जीरो आएंगे। फिर जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.0000000000000 कुछ ऐसी करके मिलेगी ना, 16 करके, इस ऐसी करके तो मिलेगी ये वैल्यू 0.0000 करके। तो ये जो वैल्यू है देखो कितना छोटी वैल्यू है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही थी ना, इतना जो कुलम चार्ज है किसी भी टेस्ट चार्ज के पास, जो इतना चार्ज है, ये बहुत छोटा चार्ज होता है, 0.0000 इतना छोटा चार्ज होता है। तो ये जो वैल्यू है जीरो के बहुत क्लोज है, लिखा ना क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एक ऐसा चार्ज होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज हो। तो ये वैल्यू क्या है, जीरो के बहुत क्लोज है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। तो आपको बहुत छोटा टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करना है, और इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसका अपना फील्ड जो होगा बहुत छोटा होगा, तो इसका जो फील्ड है वो इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा डिस्टर्ब, क्योंकि इसका खुद का फील्ड बहुत छोटा है। देन क्योंकि हमें तो इस सोर्स चार्ज का फील्ड निकालना है ना, हमें इसके फील्ड से थोड़ा ना, मतलब हमें तो इसका फील्ड बताना है, किसी पर्टिकुलर चार्ज का फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसे फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी याद रखिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट याद रखिए, या F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई याद रखिए। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई चार्ज रख दिया है, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए कुलम्स लॉ में हमने फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा था, कुलम्स लॉ में हमने फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा था ना। अब इस फोर्स को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, अध्ययन इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लो ये r डिस्टेंस दूर आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दोगे, ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, रेडियली ऐसे आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। और इस टेस्ट चार्ज पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी तरफ लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अब फोर्स की वैल्यू पुट करने वाले हम यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो फोर्स, ये फोर्स का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स का मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई, ये कुलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है R स्क्वायर, यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यू नॉट भी आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है बच्चों। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट तो होता ही है, इस तरीके से तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइंड किया था, इस तरीके से E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से तो हमने इसे डिफाइंड किया था, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन जब मैंने कुलम्स लॉ की मदद से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करी तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी Q नॉट नहीं आ रखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो सोर्स चार्ज है इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसीलिए यहाँ पे Q नॉट नहीं आ रखा है, सिर्फ Q आ रखा है, क्योंकि इसी सोर्स चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें Q नॉट से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक टेस्ट चार्ज था जिससे हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होना चाहिए। देन इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये एफ अपॉन क्यू नॉट में जब हमने वैल्यू पुट करी तो ये हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो कोई भी अगर चार्ज आपको दे रखा है,
और आपसे पूछ दिया जाता है आर डिस्टेंस दूर कोई एक पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है इस फॉर्मूले को। क्यू अपॉन ये आर डिस्टेंस, आर स्क्वायर कर देना, इतना ही करना है। और ये भी रिलेशन भी याद रखना है। ये तो बच्चों इस तरीके से तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको भूल जाना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एसआई यूनिट की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे E इज इक्वल टू क्या था आपका, एफ अपॉन ये क्यू नॉट था। तो जो फोर्स होता है इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और जो ये टेस्ट चार्ज है यानी कि चार्ज का यूनिट जो होता है कुलम होता है। ठीक है, तो न्यूटन पर कुलम हो गया। तो एसआई यूनिट अगर कोई पूछता है आपसे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो इज होती है न्यूटन पर कुलम। ठीक है, इज न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम। इससे भी न्यूटन पर कुलम ही होती है, एक ही चीज़ है। देखो ये एक्सप्रेशन हमें यहीं से मिला है, यहीं से मिला है। ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। बस इस तरीके से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइंड किया था और इसी की मदद से हमें ये एक्सप्रेशन मिला था। अब है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला था ना, कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। लेकिन अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये था कि कोई क्यू चार्ज है, यहाँ आर डिस्टेंस दूर कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ठीक है, लेकिन हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना भी तो आना चाहिए। कितने बार एग्जाम में वेक्टर फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। फिर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको इज वी नो ऐसे लिखना है कि वी नो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू तो इतना होगा। लेकिन अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म का मतलब आपको, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म मतलब इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बना दो। तो जब भी किसी का वेक्टर का साइन बनाते हैं किसी के ऊपर, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और फिर उसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो तब वो वेक्टर फॉर्म माना जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस मैग्नीट्यूड में जैसे ही हम यूनिट वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए, इनटू यूनिट वेक्टर भी चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी चाहिए, इसे भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को। जब मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेक्टर का फॉर्म मिल जाता है, मतलब वेक्टर मिल जाता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये क्यू चार्ज है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। अब मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ये जो वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ये वेक्टर है इसका मुझे यूनिट वेक्टर पता करना है। तो देखो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये जो आर डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने वेक्टर यहाँ पे फॉर्म कर दिया। कंफ्यूज मत होना, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, इसे मैंने आर वेक्टर बोल दिया। अब इस वेक्टर को देखो और इस वेक्टर को देखो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों पैरेलल भी है। तो कोई भी दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं या दोनों पैरेलल होते हैं, उन दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर भी सेम होते हैं। तो जो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा ना, वही इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो मैंने ये जो वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर को नाम दे दिया आर यूनिट वेक्टर। क्या नाम दे दिया, आर यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी यही होगा, क्योंकि वेक्टर ही तो, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर ही वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो हम ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इस यूनिट वेक्टर को यहाँ यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर है ना, सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वेक्टर फॉर्म मिल गया है। बस इस तरीके से हमें, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। बाकी आप इसे और आगे मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे, कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी जो वेक्टर होता है वो कैसे लिखा जाता है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो बस ये जो आर यूनिट वेक्टर है ना, इसकी जगह में आप इसे भी पुट कर सकते हो। बस तो हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। वैसे ये आपका वेक्टर फॉर्म मिल गया है, लेकिन आप इसे और मॉडिफाई भी कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर यूनिट वेक्टर की जगह में आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिख दो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एक वेक्टर फॉर्म है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये आर की पावर 3 हो जाएगा,
ये आर वेक्टर हो जाएगा। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। अब आप चाहो तो इसे और आगे मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप इसे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो। पता कैसे लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो मैंने अभी कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, वहां पे आपको मैंने बताया तो था कि वेक्टर फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो बस उसी मेथड से करना है, कोई डिफरेंट मेथड तोड़ना है। जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज था और यहाँ पे एक हमने टेस्ट चार्ज भी प्लेस किया था ना, टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज भी तो प्लेस किया था। तो देखो अगर इसे और आगे मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई करना भी मैं सिखाया। तो जैसे ये क्यू चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमने ये कोई पी पॉइंट माना था, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सेस हमने बना दी। ये अगर मुझे इसे और आगे मॉडिफाई करना है और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये एक्स एक्सेस है आपका, एक वाई एक्सेस है। तो ये जो चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। ऑरिजिन से ही मतलब इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है, पोजीशन मतलब उसका एड्रेस, इसीलिए इसे पोजीशन वेक्टर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसे मैंने R1 वेक्टर बोल दिया, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। और ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका R0 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था भाई, यहाँ पे ये Q चार्ज था और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हमने प्लेस किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम टेस्ट चार्ज ही तो प्लेस करते थे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये R, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर और इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, देखो यहाँ पे इस वेक्टर की हेड जो है इस वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रही है। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, दोनों की हेड और टेल ज्वाइन हो रही है। तो इन दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन होता है तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। ये क्लास 11th के टॉपिक है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पे ये R वेक्टर है ना, ये R वेक्टर, बस R वेक्टर की जगह में इसे हम पुट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब अगर मैं यहाँ मॉडुलस का साइन लगा दूं दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर मैं ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दूं तो ये जो मॉडुलस ऑफ R वेक्टर है इसे हम जस्ट R भी लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू चाहिए थी, तो R की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई और ये R वेक्टर भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो बस इन्हें यहाँ पुट कर दो। इस तरीके से आपका ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R का R कितना है, ये है, ठीक है, R0 माइनस R1। तो ये है आपका R0 माइनस R1 वेक्टर, इसका मॉडुलस यहाँ पे क्यूब भी आएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू इतना है तो यहाँ पे ये क्यूब भी आएगा क्योंकि R की पावर 3 है, और यहाँ पे ये क्यू भी आएगा। ये R वेक्टर की जगह में इसे लिख देना आपको, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना। ये हो गया आपका R0 माइनस R1, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो ये भी क्या है आपका, ये वेक्टर फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। वैसे कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा रखा है मैंने, ये दोबारा तिबारे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम उसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है किसी भी चीज़ को। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे लिख देता हूँ। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मतलब जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो बच्चों ये तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कैसे आपको गिवन होगा, मतलब कैसे लिखा होता है क्वेश्चंस में। जैसे ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो 3 कोई वैल्यू होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 0 होगा, मतलब 0.1 होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर वो होता है, वो आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है। मान लो यूनिट वेक्टर आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे भी दिया हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 7 आई कैप ऐसे भी दिया हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म 6 जे कैप भी दिया हो सकता है। समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी दिया होता है, वेक्टर सम, देखो ऐसे भी दिया होता है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये सब क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, सब आपकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज को सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर, मान लो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, आपको पता है। तो ये जो Q1 चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस P पॉइंट पे कैसे होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इसे मैंने E1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, E1,
ये इवन देखो मैंने इसके ऊपर वेक्टर भी बना रखा, मतलब वेक्टर फॉर्म में हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब ये Q2 चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, ये E2 ये ऐसे ऊपर ऐसे वेक्टर बना दो। और ये जो Q3 चार्ज है इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे क्या होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया E3, परेशान मत होना। अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इस P पॉइंट पे इन तीनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इतनी थी, लेकिन यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस P पॉइंट पे। तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है इन वेक्टर फॉर्म। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी होगी इन तीनों वेक्टर का सम, इनका वेक्टर सम होता है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, इनका बस वेक्टर सम करना है। मतलब सबसे पहली बात, इनका वेक्टर सम बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा ना, ये सिर्फ वैलिड तब होता है जब आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ये वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन होगी। अगर ये आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है देन वैलिड नहीं होता। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसे E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। इस तरीके से नहीं लिखना कभी भी आपको। वेक्टर सम का मतलब इसके ऊपर ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म का मतलब अभी नहीं बताया था आपको, ये 3i कैप 7j कैप 6j कैप, मतलब इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन होगा तो आप जस्ट उन्हें ऐड कर देंगे, जस्ट उन्हें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा तब आप जस्ट ऐड नहीं करते हो, तब आप जस्ट ऐड नहीं करते हो बच्चों, तब दूसरा मेथड होता है, देन आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी, देन आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है बच्चों, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। अभी चलो दो चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2, और यहाँ पे ये मान लो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाई और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाई, इसे मैंने E1 नाम दे दिया, इसे मैंने E2 नाम दे दिया। अब चलो E1 मान लो आपको दे रखा है 3 दे रखा, मान लो कुछ भी समझ लो, कुछ भी वैल्यू समझ लो इसकी, ये 2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। E2 की इसकी वैल्यू 2 दे रही है, इसकी वैल्यू 3 दे रही है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे इनका देखो मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये वेक्टर फॉर्म नहीं दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, पहले ही बता रहा हूं। वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप होता है, यहां पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन पर कूलम। अब हमें यहां पे इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करके निकालोगे बताओ? कुछ याद आ रहा है? क्लास 11 में हमने कुछ पढ़ा था। तो बच्चों सबसे पहली बात, अगर इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे ये थीटा एंगल हमें पता होना चाहिए, तब आप ई नेट निकाल सकते हो। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इन दोनों में जो एंगल है ना थीटा, वो यहाँ पे आएगा। E1 का स्क्वायर करना है, E2 का स्क्वायर करना है, देन यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इससे पता चलेगा आपको। तो यहां पे अगर मैग्नीट्यूड दिया होगा तो इस तरीके से करोगे, लेकिन अगर वेक्टर में दे रखा है आपको देन वेक्टर सम करते हैं, देन वेक्टर सम करते हैं। हमेशा वेक्टर सम नहीं करना है, वेक्टर हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होता है, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहां पे तो ये E1 E2 जो है अलग अलग डायरेक्शन में थे बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, ये सब 11th के टॉपिक हैं, अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब मान लो एक Q1 चार्ज है और एक ये दूसरा यहीं पे मान लो एक Q2 चार्ज है, कहाँ पे, यहीं पे एक Q2 चार्ज है, ठीक है। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट में। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, और इस Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी E2। इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, E1 E2, देखो यहाँ पे तो E1 E2 अलग अलग डायरेक्शन में थी ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा। अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को फेवर कर रही है, तो देन हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। मान लो ये E1 2 है और E1 जो है 2 है और E2 जो की वैल्यू 3 है, तो आप 2 + 3 कर दो, ये 5 आ जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ऐड तब किया जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड तब किया जाता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस टाइप के हम न्यूमेरिकल करने वाले, इसलिए मैंने पहले ही सारी नॉलेज दे दी यहाँ पे, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में तो हम इस तरीके से इसका वेक्टर सम कर देते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन रहते, आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं बोर्ड में कि पर टॉपिक है, वेक्टर सम वाला टॉपिक है ये, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रही है, नॉर्थ दे रही है, ठीक है, ड्यू नॉर्थ, यहाँ पे ड्यू भी आएगा, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है उसकी वैल्यू दे रही है 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ चलो ऐसे करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है और हमने एक इलेक्ट्रॉन को जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है, इसीलिए पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने आपको बताया था ना कि किसी फील्ड के अंदर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है, तो उसी तरीके से अगर हम किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसलिए पूछा यहाँ पे कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बना लेते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ दे रही है ना, तो मान लो ये नॉर्थ है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एंड साउथ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला जो रीजन होगा ये पॉजिटिव माना जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, ये वाला जो रीजन होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर बिना इसके क्वेश्चन कोई टीचर करा रहा है, ये आप कर रहे हो, तो बस मतलब आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, बस ये समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है, बिना इस कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हमें इतना आइडिया मिला कि ये वाला रीजन पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला रीजन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन पे हमें फोर्स बतानी है कि फोर्स कितनी है। तो सबसे पहले फोर्स तो हम कैलकुलेट कर देंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, अभी बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, आप भी समझ गए होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इधर लगेगी कि इधर लगेगी। तो देखो बच्चों ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो ये पॉजिटिवली, ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला जो रीजन पॉजिटिवली चार्ज है ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे इधर ही तो फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रेपल करेगा, क्या करेगा, रेपल करेगा। तो फाइनली फोर्स जो लग रही है वो इस तरफ लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या थी, टूवर्ड्स नॉर्थ थी, लेकिन ये जो फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, वो लग रही है टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ लग रही है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, ये वाली डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है। अब देखो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव हमें दे रखा है, तो फोर्स की वैल्यू अब नेगेटिव आएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए फोर्स की वैल्यू यहां पे नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, फोर्स बताना है। तो देखो बच्चों, जब मैं आपको बोलता था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर देते हैं, तो उस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, क्यू नॉट इंटू ई लगती है। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई ये, यही बताया था फॉर्मूला। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होता था। तो हम किसी टेस्ट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर इतना फोर्स लगता है, लेकिन इस बार हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटू ई हो जाएगा इस बार, क्योंकि टेस्ट चार्ज की जगह में इस बार इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी फोर्स का पता चल जाएगा। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, नेगेटिव आएगा यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव आया, फोर्स नेगेटिव आएगा, पता क्यों आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया गया है तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाएगा, इसीलिए फोर्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव पुट कर रखा है। इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 4 इंटू 10⁴ ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 16 4 64 ना, 6.4, 10⁻⁻19 10⁴ कितना होगा, ये 10⁻⁻15 आ जाएगा। तो ये कितना आया, फोर्स आपका इतना न्यूटन आ गया, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, साउथ की तरफ है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, फोर्स इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻15
ड्यू साउथ या टूवर्ड साउथ, मतलब साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन है। अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को भी शो कर दिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस साइन अब हटा दिया है। माइनस साइन, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो ये दोनों ये बता रही है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हमें अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर हटाया तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। ये मेथड है लिखने के फिजिक्स में, ठीक है, ये 11th में से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ईस्ट है आपका और ये आपका वेस्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, उसकी डायरेक्शन ये दे रखी है, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तो इस डायरेक्शन से आपको क्या समझ में आया कि ये वाला जो रीजन होगा ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और कहाँ एंटर करेंगी, कहाँ पहुंचेंगी, नेगेटिवली चार्ज रीजन में, तो ये वाला रीजन आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपका, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दे रखा, इसकी डायरेक्शन क्या दे रही है, वेस्ट दे रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे वेस्ट भी लिख देते हैं, वेस्ट उसकी डायरेक्शन है, ड्यू वेस्ट। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमें फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, दैट एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। एक हमने यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने रखा हुआ है, तो चलो हमने इसे क्यू चार्ज बोल दिया। अब इस पे किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, देखो ये 2 माइक्रोकूलम क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो अब देखो ये जो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रैपल करेगा, ऐसे रैपल करेगा, इधर ही तो फोर्स लगेगी, रैपल करेगा ना। या आप इसे छुपा दो, इससे कंपेयर करो इन दोनों को, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप फोर्स की डायरेक्शन का पता कर सकते हो। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, वेस्ट की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ थी, फोर्स की डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ थी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे वेस्ट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया गया है, तो फोर्स भी अब पॉजिटिव ही आएगी आपकी। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू, तो फोर्स जो होगा हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का पहले। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला क्यू, इस चार्ज को मैंने क्यू नाम दे रखा, क्यू इंटू ई। बच्चे जब हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते थे तो टेस्ट चार्ज में जो फोर्स होती थी वो क्यू नॉट इंटू ई होती थी। इस बार हमने टेस्ट चार्ज नहीं प्लेस कर रखा है, इस बार हमने टेस्ट चार्ज की जगह में कोई दूसरा चार्ज प्लेस कर रखा है, तो क्यू इंटू ई हो जाएगा ना, इस बार फोर्स ऑन दिस चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, अब वो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, क्यू का जो वैल्यू दे रखा है आपका, ये 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, यहीं पे लिख देता हूँ रफ में, यहाँ पे ये जो क्यू इज इक्वल टू दे रखा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम। तो इसे कुलम में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ये कुलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा, 2 × 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो फोर्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, सेम वही वेस्ट वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ड्यू वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है, फोर्स भी क्या आई आपकी, पॉजिटिव आई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वेस्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है तो फोर्स भी, उसकी डायरेक्शन भी वेस्ट ही है, तो फोर्स भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, ये पॉइंट चार्ज दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम इसका दे रखा है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम अगर दे रखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कीजिए, कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइक्रोकूलम का एक पॉइंट चार्ज है, और हमें व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे R इज इक्वल टू ये 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इसी यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ तो होगी, रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। बस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये जो R दे रखा है ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ 50 × 10⁻⁻² मीटर, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में मैंने इसे ले लिया है, ये भी मीटर में है, ये कुलम में है।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये चार्ज है, आर डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0q/r²। समझ में आ रहा है, यही इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे हमारे कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं प्लेस कर रखा है, हमें ये जो खाली जगह है ना, ये जो पी पॉइंट है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें बताना है, तो इसी फॉर्मूले से तो निकलेगा Q/r²। अब ये डिराइव नहीं किया था ये फॉर्मूला Q/r², भूल गए क्या? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये जो 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होती है। Q कितना दे रखा है, Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 है, तो 5 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। और ये R का स्क्वायर, तो R कितना दे रखा है 50 × 10⁻², तो 50 × 10⁻² इंटू 50 × 10⁻², ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिए, आंसर निकालिए, ठीक, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखो यहां पे है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा गया है। जो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चंस कराए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में ही पूछे गए हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्फीयर ऑफ मास 2 kg कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक स्फीयर दे रखा है हमें, ये 2 ग्राम का है, 2 ग्राम का मास इसका है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मास, ये 2 ग्राम दे रखा है, तो इसे अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10⁻³ से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो चार्ज दे रखा है ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है, तो इसे हम 10⁻⁻6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, एक धागे के जरिए, स्ट्रिंग के जरिए क्या हो रहा है, ये सस्पेंड हो रहा है, लटक रहा है मतलब, ठीक है, ऐसे समझ लो। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ये जो लटक रहा है यहाँ पे जो सस्पेंड कर रहा है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस हो रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा, 500 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा 500 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड दे रखी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस स्फीयर को प्लेस कर रखा है, इस स्फीयर का जो मास है वो 2 ग्राम है, मतलब 2 × 10⁻³ kg है। और ये जो चार्ज कैरी कर रहा है, कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब 10 × 10⁻6 कूलम का चार्ज कैरी कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। भाई ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, इस पर कुछ टेंशन लग रही है, तो टेंशन किधर लगती है, हमेशा इस तरफ लगती है, ठीक है। इस टेंशन को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि बच्चों इसका कुछ मास होगा ना, वेट होगा, इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही होगी। टेंशन ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 11th का टॉपिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12th में नहीं पूछा जा सकता। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें ये टेंशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नीचे की तरफ क्या होगा, एक mg फोर्स लगेगी, जो इसका वेट होगा, वेट तो हमेशा वर्टिकल नीचे ही होता है ना, डाउनवर्ड ही होता है, किसी बॉडी का जो वेट होता है वो तो डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों सबसे पहले, अब देखो इसमें एक और फोर्स भी अभी लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी अभी बताता हूँ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे नीचे की तरफ है तो ये वाला रीजन पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला रीजन हम नेगेटिव इसे लेंगे, इस वाले रीजन को। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ ही तो जाती है। अब देखो, और ये जो चार्ज है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लिखा है ना कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्फीयर है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो आप इस पॉजिटिव को, ये वाला जो नेगेटिव है क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर ही तो लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, नीचे की तरफ रैपल करेगा। तो एक फोर्स, इस पे एक और फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ये वाली फोर्स। तो ये वाली फोर्स कितनी होगी भाई, हमने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू ई, इस पे जो फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई तो लगेगी। जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें जो फोर्स लगती थी वो क्यू नॉट इंटू ई लगती थी, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज है। तो इस चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो क्यू इंटू ई इतनी फोर्स लगेगी। तो देखो ये mg भी नीचे की तरफ लग रही है और ये वाली q इंटू ई भी नीचे की तरफ लग रही है, दोनों फोर्स नीचे की ही तरफ लग रही है। तो इसे बैलेंस कौन कर रहा है, ये टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस q इंटू ई हो जाएगा। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो धागा ये टूट नहीं रहा है।
अगर ये धागा टूट नहीं रहा है तो ये बैलेंस हो रही है, तो ये इसी के बराबर होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। इसका जो मास दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है, इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, क्यू कितना दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा 500 दे रखा, ठीक है। तो 2 इंटू 9.8 कितना होता है, ये 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, 19.6 होता है, ठीक है। इंटू 10 की पावर -3 भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, तो ये 5000 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -6 को 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 की पावर -3 है, यहाँ पे भी 10 की पावर -3 है, इसलिए लिखा मैंने से, ताकि इन्हें कॉमन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर -3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 19.6, और यहाँ पे बचेगा आपका ये 5000, ये 10 की पावर -3 तो कॉमन है, तो एक 10 की पावर -3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व कीजिए, t इज इक्वल टू 10 की पावर -3 इन 19.6 प्लस 5000 इंटू 10 की पावर -3 कितना होगा, 5 ही तो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, इनको प्लस कीजिए, तो इनको प्लस करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 24.6 इंटू 10 की पावर -3। तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो। हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्या होना होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, इसके बाद डेसिमल पुट करना होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा इसे ऐसे, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो 2.46 को मैं क्या करूँगा, इंटू 10 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 10 की पावर -3 भी आएगा। इसे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ मतलब इसे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.46 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन कहाँ लग रही है, इस स्ट्रिंग में लग रही है, यही तो पूछा था, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव -2Q नेगेटिव -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है एक, उसकी साइड कितनी दे रखी है, A दे रखी है। तो पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये A है, ये आपका B है और ये C है, ठीक है। इनकी साइड कितनी दे रखी है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, ये हमें गिवन है। B और C पे ये दो चार्ज प्लेस कर रखे हैं, Q जो पॉजिटिव Q है इसे B पे प्लेस कर रखा है, इस नेगेटिव 2Q को जो है C पे प्लेस कर रखा है। तो यहाँ पे चलो ये पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस कर रखा है और यहाँ पे C पे जो है नेगेटिव 2Q चार्ज प्लेस कर रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ड्यू टू दिस टू चार्ज। इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है वर्टेक्स ए लिखा है ना, यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये था ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जो मैंने यहाँ पे ये मेथड बताए थे ना, बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो ये दो चार्ज दे रखे हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, तो दो चार्ज दे रखे हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। उसी को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या चीज, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे अवे। तो मैंने इसे E1 नाम दे दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। भाई पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो किधर होगा, टूवर्ड्स इस तरफ होगा। ये आपका E2 है, एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने इधर क्यों करी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, उसी की तरफ होता है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो साइड्स है A B C और C है, ये साइड कितनी दे रखी है, A दे रखी है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ना देखो, अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे का एंगल भी पता होना चाहिए, थीटा। तो ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला पता है, ई नेट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा। जब मैंने कहा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में उनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है।
तो ये थीटा हमें पता होना चाहिए, इन दोनों का एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर 60 है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 180, ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये थीटा हो गया 120 डिग्री। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मतलब गिवन है। तो देखो ई नेट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा फॉर्मूला, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे करते हैं, E1 निकाल लेते हैं, E2 निकाल लेते हैं। तो E1 कैसे निकालेंगे, E1 कैसे निकालेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहां पे लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता था। Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन आर स्क्वायर लेंगे। वैसे यहाँ पे जैसे ये वाला जो Q चार्ज है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q चार्ज का हमें यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये Q चार्ज अपॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कितनी है, A है, तो A का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से E2 भी निकाल लेते हैं। E2 कैसे निकलेगा, E2 भी यही फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है 2Q है, तो यहां पे बस 2Q आ जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या A है, यहां से लेकर यहां तक की साइड क्या है A है ना, तो A का स्क्वायर, यही तो Q अपॉन R का स्क्वायर। R क्या होता है भाई, R डिस्टेंस ही तो होता है, तो बस वो डिस्टेंस का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो यहां पे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जो चार्ज था ये तो नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं पुट करी। देखो बच्चों, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो Q है, और यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 2Q है। यहाँ पे तो नेगेटिव जो आरक है ना, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो इतना चार्ज है इसे इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, और इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन कैरी कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज, भाई मैग्नीट्यूड तो Q और मैग्नीट्यूड तो 2Q ही है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ उसके बिहेवियर को बता रहा है कि चार्ज किस नेचर का है, बस यही तो बता रहा है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखो अब मुझे इस वैल्यू को ये निकल गया, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, तो अगर मैं इन्हें यहाँ पुट करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये Q अपॉन A स्क्वायर यहाँ पे भी है, Q अपॉन A स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो ऐसे करते हैं थोड़ा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन A स्क्वायर दोनों जगह है ना, Q अपॉन A स्क्वायर, इसे ऐसे लेट कर लेते हैं, ये रफ है ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं, इसे E मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर है। तो ये E1 इज इक्वल टू, इसे मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। ठीक है, तो यहाँ E लिख दो, ये थोड़ा इसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, फंस जाओगे। अभी देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा क्यों किया मैंने। और ये वाला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर को तो हम E बोल रहे हैं, तो ये 2 भी तो है, तो ये हो जाएगा आपका 2E। ठीक है, अब इस E और 2E को यहां पुट करो, E1 इज इक्वल टू E हो गया, E2 इज इक्वल टू 2E हो गया, तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो E नेट इज इक्वल टू ये क्या था, अंडर रूट E1 का स्क्वायर था, तो E1 कितना E है, तो E का स्क्वायर, प्लस E2 का स्क्वायर है, तो E2 कितना है, 2E है, तो ये 2E का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस 2E1 E2, तो 2E1 कितना है, E है, E2 कितना है, 2E है, और यहां पे कॉस भी आएगा, और थीटा कितना दे रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, ये जो कॉस 120 डिग्री होता है इसकी जो वैल्यू होती है -1/2 होती है। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। कॉस 120 डिग्री बहुत जगह में पूछा जाता है, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है, इसे लर्न कर लीजिए। तो ये E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये E का स्क्वायर, 2 2 जा 4 E का स्क्वायर, 2 2 जा 4 E इंटू E का स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री कितना है, -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना होता है, 5E स्क्वायर होता है कि नहीं होता। और ये 2E स्क्वायर ये नेगेटिव भी है, तो यहाँ -2E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 3E स्क्वायर। जो E नेट आया, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अंडर रूट 3E स्क्वायर आ रहा है, तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3। तो E का हमने वैल्यू क्या लिया था, ये लिया था 1/E इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, तो इसे यहाँ पुट कर दो बस।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू, ये ई जो है ना, ई की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये √3 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेट हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, ठीक है, अलग तरीके से भी आ सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही है, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड पॉजिटिव 4Q, एक दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव क्यू है और एक पॉजिटिव 4Q है। ठीक है, ये दोनों चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6a, तो यहाँ इसके इनकी जो सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 6a दे रखी है, 6a अपार्ट ऑन ए हॉराइजॉन्टल प्लेन। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। वो कह रहा है एक लाइन यहाँ ज्वाइन हो रही है, ऐसे ऐसा लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्ज को। इस लाइन में मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है, उस पॉइंट का पोजीशन बताना है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और उस पॉइंट का पोजीशन भी बताना है। चलो बता देंगे, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी। देखो बच्चों, अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ पे इसके अंदर, चलो मान लेते हैं पहले यहाँ कहीं कोई पे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, मतलब इस लाइन में कहीं भी अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो होगी बच्चों अगर इस पॉइंट में एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपोजिट हुई तो वहां पे हम कह सकते हैं कि एक मतलब चांस बनेगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पे जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में होगा तो वो तो फेवर करने लग जाएगा एक दूसरे को, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो ही नहीं हो पाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसे मैंने E1 नाम दे दिया। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है पर ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, तो इस बड़े चार्ज की वजह, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट में, इस P पॉइंट पे किधर होगी बताओ, अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगी, इस तरफ होगी, तो ये E2 हो गया। समझ में आ रहा है। तो वो कह रहा है हमें पॉइंट, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो P पॉइंट है, यहां पे इस P पॉइंट को देखो, मान लो ये P पॉइंट है, मान लो ऐसे, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो एट पॉइंट P। अब देखो मैंने ये जो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इस पॉइंट को मैंने यहां पे क्यों लिया, इधर राइट हैंड साइड में क्यों नहीं लिया। मान लो ये मिड पॉइंट है, बीच का ये है, तो मिड पॉइंट के लेफ्ट में ले रखा है, इसे थोड़ा इस तरफ ले रखा है ना, इस तरफ नहीं ले रखा है मैंने। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने इस पॉइंट को इस तरफ क्यों नहीं लिया, इसी तरफ क्यों लिया, मिड पॉइंट के लेफ्ट में क्यों लिया। तो देखो बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसे समझना। देखो ये एक छोटा चार्ज है और ये एक बड़ा चार्ज है, तो हमेशा याद रखना आप जो पॉइंट आप ले रहे हो ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जीरो मान रहे हो, उस पॉइंट को जो है हमेशा जो छोटा चार्ज है ना, छोटे चार्ज के नज़दीक रखना है उस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि इस छोटे चार्ज की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो बड़ा चार्ज होगा, बड़े चार्ज की वजह से बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो अगर इन दोनों को अगर इक्वल रखना है तो ये जो पॉइंट होगा इस बड़े चार्ज से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट बड़े चार्ज से जितना दूर दूर होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती रहेगी, तो फाइनली ये E2 जो है इस E1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने इस छोटे चार्ज के नजदीक से रखा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को मान लो यहां पे रख देता, यहां से समझाता हूं, देखो मैं आपको, मान लो ये पॉजिटिव Q है और ये पॉजिटिव 4Q है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे ले लेता, इधर राइट हैंड साइड में लेता, मिड पॉइंट के राइट में ले लेता, तो ये गलत हो जाता। पता क्यों हो जाता गलत? देखो ये पॉजिटिव Q चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस छोटे वाले चार्ज से दूर है और इस बड़े वाले चार्ज के नज़दीक है। तो ये वाला जो चार्ज है ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मान लो इसने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मान लो, तो ये पॉइंट वैसे ही इस चार्ज के बहुत नज़दीक है, ये चार्ज बड़ा भी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा हो जाएगा, और ये तो छोटा चार्ज है और वैसे ही ये पॉइंट जो छोटे चार्ज से दूर भी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब छोटा हो जाएगा ना।
तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे नहीं, और ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि E2 जो है E1 से ग्रेटर निकल रहा है, तो इसलिए ये दोनों को दोनों इक्वल नहीं आ सकते, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो E1 है ये E2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये P पॉइंट को जो है छोटे चार्ज के नजदीक रखा है। इस छोटे चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, अब बड़े चार्ज की वजह से तो बड़ा होता है, लेकिन हमने इस पॉइंट को भी तो बड़े चार्ज से दूर ले रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब छोटा हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। और ये दोनों चार्ज क्या है, अपोजिट मतलब डायरेक्शन में भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है कहने का मतलब। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ना, इसका पोजीशन बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमने इस P पॉइंट पर तो मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एट पॉइंट P, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे मान लिया हमने x, इस P पॉइंट की इस Q चार्ज से जो डिस्टेंस है x है, और इस 4Q चार्ज की इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 6a माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E1। E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज अपॉन यहाँ इस चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि है x, ठीक है। E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा। अब E2 भी निकालेंगे, E2 इधर है तो इस चार्ज की वजह से, तो बस यहाँ पे Q की जगह में क्या आ जाएगा, 4Q आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4Q आ जाएगा, 4Q अपॉन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है, 6a माइनस एक्स, 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये Q से Q भी कट जाएगा, 1/x स्क्वायर बचा, 4/6a माइनस एक्स का स्क्वायर बचा। इसे आगे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2/6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, 2 2 जा 4 ही तो होता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर और ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ये इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 2/6a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि इनका स्क्वायर इक्वल तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम अपीयर हो रही होंगी, जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स को इधर ले जाओ तो ये प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 6a, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 6a। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा कट जाएगा ना, ये 6a अपॉन 3 हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। तो भाई ये हमें x निकालना था, हमें ये बताना था कि ये P पॉइंट जो है इस पॉजिटिव Q चार्ज से कितनी दूरी पे है, तो x डिस्टेंस दूरी पे है, तो x डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। तो ये जो 2a है ये फ्रॉम पॉजिटिव Q चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव Q चार्ज से डिस्टेंस है इस P पॉइंट की। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से 6a माइनस एक्स भी निकाल सकते हो, ये वाली डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो कि इस चार्ज से इसका P पॉइंट का पोजीशन कितना है। तो 6a अभी हमने x निकाला था, x कितना है 2a है, तो x 2a यहाँ पुट कर दो, 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस 4a निकल गई, ये वाली डिस्टेंस 2a निकल गई, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो अब हमने चार्ज एक पॉजिटिव Q चार्ज ले रखा है और एक नेगेटिव 4Q चार्ज ले रखा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस इस वाले दोनों अगर पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होगा ना वो इस तरफ होगा, मतलब जो छोटा वाला अंदर होगा, इन्हीं के अंदर होगा, इसी लाइन के अंदर होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव नेचर है एक नेगेटिव नेचर है तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है कि 0 कहाँ पे होगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार यहाँ पे 0 हो सकता है, जरा चेक करें क्या यहाँ पे 0 हो सकता है। देखो एक पॉजिटिव Q है एक नेगेटिव 4Q है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी, क्या इस बार यहाँ 0 हो सकता है इस जगह में। तो देखो लगाते हैं, पता करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इसे मैंने E1 बोल दिया। पॉजिटिव तो अवे होता है ना, ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव क्या करता है अपनी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो ये इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा, E1 भी इसी तरफ E2 भी इसी तरफ, तो ये दोनों तो एक दूसरे को फेवर करने लगेंगे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 ही नहीं हो पाएंगे। तो इतना हमें समझ में आ गया कि इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस लाइन में लाई नहीं करेगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो लाई करेगा इस लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये छोटा चार्ज है, ये क्या है छोटा चार्ज है, ये Q है
और ये 4Q है, तो ये तो 4 टाइम्स बड़ा है। बस नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ये जो चार्ज है प्रोटॉन कैरी कर रहा है, बस ठीक है। नेगेटिव से परेशान मत होना। अगर हम बात करें कि दोनों में से बड़ा चार्ज कौन है, तो बड़ा तो 4Q ही है, वो 4 टाइम्स बड़ा है उससे। नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव तो उसका नेचर बता रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली, पर यहां पे इधर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पॉइंट लिया, और जो छोटा चार्ज होगा ना, छोटे चार्ज के नजदीक आपको लेना है, बड़े चार्ज की तरफ नहीं लेना है आपको वो पॉइंट, छोटे चार्ज के नजदीक लेंगे बस। अब देखो ऐसा क्यों है, देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये जो छोटा चार्ज होगा ना, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहां पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी E1। तो छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी। अब ये वाला जो पॉइंट P है मैंने बड़े चार्ज से दूर ले रखा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, लेकिन दूर पहुंचते पहुंचते यहां तक आते आते इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी हो जाएगी, और वो फाइनली इसी के बराबर हो जाएगी। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स इस चार्ज की ही तरफ तो होगी। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है। तो ये E2 हो गया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो जीरो होगी। तो यहां पे लिख दो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो एट पॉइंट पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। यहां पे जीरो होगी ही नहीं बच्चों। देखो यहां पे अगर आप चेक करोगे ना, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इस छोटे चार्ज से बहुत दूर है और इस बड़े चार्ज के बहुत नजदीक है, तो बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ी हो जाएगी, और छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसी छोटी होती है, और वैसे आपने ये पॉइंट इतना दूर ले रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा हो जाएगा। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल नहीं हो पाएगी। यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो रखी है, E1 इज इक्वल टू E2 हो रखा है, ठीक है। क्योंकि ये जो छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होती है, इसलिए हमने नजदीक रखा। बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होती है, इसीलिए हमें इस छोटे के बराबर, इस E2 को इस E1 के बराबर करना है, इसीलिए इस पॉइंट को जो है हमने इस बड़े चार्ज से दूर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो P पॉइंट है यहां से लेकर के ये पॉइंट चार्ज है यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस, इसे हमने बोल दिया x, ठीक है, इसे हमने बोल दिया x। और ये जो पॉइंट चार्ज है यहां से और इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। देखो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी पहले, इन दोनों की डिस्टेंस ये 6a हमें दे रखी थी, ठीक है, r प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 6a। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6a प्लस x हो जाएगी। ये तो x है और ये 6a प्लस x हो जाएगी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इससे, सबसे पहले E1 निकालते हैं। इस E1 को, E1 इस चार्ज की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूज मत होना, E1 ये वाला इधर डायरेक्शन बना रही है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज के अवे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q/x का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये E2 निकाल रहा हूं, तो E2 जो है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला चार्ज आएगा 4Q डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक की ये वाली डिस्टेंस 6a प्लस x। हमें यहाँ बहुत से बच्चे ये मत सोच लेना यार नेगेटिव क्यों नहीं पुट किया सर, यहाँ बच्चों हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है बस, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, वही x स्क्वायर जैसे पहले किया था। इसे 1/x का होल स्क्वायर लिख दो, इसे 2/6a प्लस x का ऐसे होल स्क्वायर कर दो। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/x 2/6a प्लस x लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसे इधर मल्टीप्लाई करो, ये 6a प्लस x हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6a इज इक्वल टू 2x माइनस x, कितना हो जाएगा आपका x तो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6a आ रहा है भाई। ये जो x की वैल्यू आ रही है ना, इस P पॉइंट को हमने x डिस्टेंस दूर रखा है इस चार्ज से, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6a के बराबर आ रही है। जितनी ये डिस्टेंस थी ना उतनी ही ये डिस्टेंस भी होनी चाहिए, 6a के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देन वहां पे जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉजिटिव Q चार्ज से, जो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉजिटिव Q चार्ज से डिस्टेंस है, इस पॉजिटिव Q चार्ज से 6a डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।